हाँ, तो 10वीं बैच 2024 बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका थर्ड चैप्टर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मैं आज वहाँ पे पहुँच चुका और वहाँ से आज को आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर करूँगा। जैसे ऑब्जेक्टिव इसका आता है, जैसे लिखा है एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है, भुज कहा जाता है या दोनों कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है। तो अगर यहाँ पे ये रेखा ऐसे सोई हुई है, पूरा का पूरा सोई हुई है, हम इस रेखा का क्या नाम देते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। और ये जो खड़ी रेखा रहती है, उदग्र रेखा जिसको बोला जाता है, ये हो जाता है वाई। क्या हो जाता है? वाई। तो ये जो सोई हुई रेखा होती है, तो वो कह रहा है कि एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो सोए हुई रेखा को कहा जाता है भुज कहा जाता है। जो एक्स अक्ष का रेखा होती है, अर्थात तो सोई हुई रेखा को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और ये जो ये खड़ी रेखा है, जिसको उदग्र रेखा भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। तो अभी क्वेश्चन है एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? तो बताइए एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में कोटि और भुज, तो क्या कोटि होगा? नहीं, कोटि नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भुज। क्या हो जाएगा? भुज। बिल्कुल, भूलना नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? तो बस वही कहानी फिर से। अगर ये एक्स अक्ष को कहा जाता है, एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज, भुज कहा जाता है। तो वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? तो वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आलेख में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? क्षैतिज मतलब सोई हुई कतार। क्षैतिज मतलब सोई हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसको जो कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष। तो क्षैतिज मतलब ये वाली रेखा, इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। लेकिन एक्स अक्ष ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम इसको क्या कहेंगे? तो अभी ऊपर आपको बताए हैं कि एक्स अक्ष को ही भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। तो अरे भाई, एक्स अक्ष नहीं है ऑप्शन में तो क्या दिक्कत है? भुज है ना, तो एक्स अक्ष को ही भुज कहा जाता है। या भुज नहीं रहेगा तो एक्स अक्ष रहेगा, तो एक्स अक्ष को लगा देना है। यही बस आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आलेख में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? ये जो ऊर्ध्वाधर कतार, ये जो हम क्षैतिज कतार को क्या कहते थे? भुज कहते थे। क्या कहते थे? भुज। तो ये जो खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं या ऊर्ध्वाधर कतार, इसको क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष कहा जाता है। इसका क्या नाम होता है? वाई अक्ष। ऑप्शन में रह सकता है वाई अक्ष, तो यहाँ पे वाई अक्ष को आपको सही करना है। लेकिन अगर यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं तो वाई अक्ष तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पे लिखा है कोटि, भुज या दोनों। तो आपको पहले बताए हैं ना सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? तो वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। तो बस या तो आपका आंसर वाई अक्ष होगा जो ऑप्शन में दिया रहे, तो नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा कोटि। क्या हो जाएगा? कोटि। अब आपको एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कोटि, भुज से कैसे भी घुमा करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर बना के आइएगा। और 1 नंबर का ये पूछता ही पूछता है। 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु 1, 2 किस पाद में है? तो आप इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको चतुर्थांश। क्या पढ़ना पड़ेगा? चतुर्थांश। कहानी बस उतनी सी है, थोड़ी-सी चतुर्थांश पढ़ेंगे। ये एक्स हो जाता है, ये अपना वाई हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्रथम पाद। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम पाद। तो प्रथम पाद में क्या होता है बताइए कनी? प्रथम पाद का जो चिन्ह हो जाता है, ये देखिए ऊपर में है, क्या हो जाता है? प्लस। क्या हो जाता है? प्लस। इधर के आगे की ओर क्या हो जाती है? प्लस। तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस, यानी एक्स का मान भी क्या हो जाएगा? प्लस। और वाई का मान भी क्या हो जाता है? प्लस। तो प्रथम पाद में हो जाता है प्लस प्लस। दूसरा देखते हैं, ये दूसरा होता है, इसको कहा जाता है द्वितीय पाद। क्या कहा जाता है? द्वितीय पाद। अगर द्वितीय पाद को देखते हैं तो इसमें देखिए एक्स का मान क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मान धीरे धीरे माइनस में चला गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाता है माइनस में। और वाई का मान क्या हो जाता है? ऊपर में प्लस। क्या होता है? प्लस। तो एक्स का मान हो जाता है माइनस और वाई का मान प्लस। तो इसका कुल मान जो होता है वो होता है माइनस और प्लस का। क्या हो जाता है? माइनस और प्लस। तीसरा नंबर देखते हैं, तो एक्स का मान ऑलरेडी इधर जब ये जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस में। क्या हो जाता है?
माइनस में, और इधर y का मान भी क्या आ जाता है, नीचे में है माइनस में आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस में। तो जो तृतीय, इसको क्या कहते हैं, तृतीय पाद, इसे तृतीय पाद कहा जाता है। और तृतीय पाद का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस और माइनस। लास्ट बच गया कौन सा, चौथा पाद। कौन सा पाद बच गया, चौथा पाद। अब इसमें हमको क्या देखना है कि यहाँ पे x का मान देखिए कहाँ है, तो x देखिए प्लस में जा रही है, आगे की ओर प्लस में, तो x का मान हो जाता है प्लस, और y का मान हो जाता है ये देखिए माइनस में, नीचे की ओर आया माइनस में, तो हो जाता है माइनस में। तो ये हो गया प्लस माइनस में, अर्थात प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चौथा पाद प्लस माइनस। अब इसमें आपको ये ढूंढना है, ये जो बिंदु दिया गया है एक और दो, क्या दिया गया है, एक और दो, तो क्या यह एक और दो किस पाद में है, तो एक अगर मान लीजिए एक के आगे में कुछ नहीं है तो ये भी क्या है, प्लस में है। क्या है, प्लस में है। दो के आगे अगर कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये भी प्लस में है। तो प्लस और प्लस जो है किस पाद में है, यहाँ देखिए तो प्लस और प्लस प्रथम पाद में दिखा रहे ना, प्लस और प्लस कौन से में हो जाएगा, प्रथम पाद में। तो यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढिए, प्रथम पाद है, बिल्कुल प्रथम पाद ऑप्शन में है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम पाद। और आप इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी पे आपका पूरा सवाल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा समझ में आ गया है कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चौथा पाद। तो हम कुछ सवाल देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है -3 और यहाँ पर प्लस में 2 लिखा है। हम पूछेंगे कि किस पाद में है, तो आप पहले क्या ढूंढिएगा, तो देखिएगा माइनस में है। क्या है ये, माइनस में है। इसके बाद 2 क्या है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस, देखिए तो माइनस और प्लस किस पाद में यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे द्वितीय पाद है। कौन सा है, द्वितीय पाद। चतुर्थांश का कौन सा भाग है, दूसरा भाग, तो यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय भाग। क्या पढ़ेंगे अपना लोग, है ना, द्वितीय भाग। अगर पूछ दे कि -3 कोमा -5 किस पाद में है, तो ये भी माइनस, इसका x का मान भी माइनस, y का मान भी माइनस, तो माइनस माइनस कहाँ है, देखिए तो तृतीय पाद में है। कहाँ है, तृतीय पाद में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तृतीय पाद। अगर कोई पूछ दे कि मान लीजिए 6, किस पाद में है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस ढूंढिए कहाँ पे लिया लिखा गया, तो चौथा पाद में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा पाद। इस तरह से कैसे भी घुमा के पूछे तो भी आप बिल्कुल सही उत्तर बना के आइएगा, क्योंकि आपको ये चारों मालूम होना चाहिए, और चारों आपको मालूम हो गया है। और इस तरह से का एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक ही नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस पाद में है, चतुर्थांश लिखिए, इस तरह का क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही बना के आइएगा। 6 है कि रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आलेख होगा। क्या होगा आलेख भाई, तो x बराबर कितना है, 5 का आलेख क्या होगा, तो x सॉरी y अक्ष के समांतर, या x अक्ष के समांतर, या x अक्ष के संपाती, या आश्रित होगा। तो आप इसका जवाब कैसे दे पाइएगा, तो आपको पहले ये जानना होगा कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा फिर से आपको, है ना, एक्स अक्ष लेना पड़ेगा, वाई अक्ष लेना पड़ेगा, और एक्स अक्ष वाई अक्ष हम अगर ले लिए हैं तो हम दर्शाएंगे। सबसे पहले एक्स बराबर क्या है, 5 है, तो 5 क्या है, प्लस में है, तो प्लस में 5 इधर की ओर मुड़ता है। मान लीजिए ये मान अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है। तो जब ये हम ये 5 बिंदु को अगर दर्शाएंगे, और कौन सा है, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक में तो एक ही मान होता है, तो इसको जब हम दर्शाएंगे तो इसकी रेखा कैसे खींचेंगे, न इधर न इधर न इधर से खींचेंगे, जबकि इसका रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे सीधा। तो क्या यह y अक्ष, क्या देखो ये y वाला जो है रेखा, क्या इसके समांतर है, पूरा का पूरा समांतर, समानांतर, जितना दूरी यहाँ पे उतना ही दूरी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। क्या हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। तो क्या ऑप्शन में y अक्ष का समांतर है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा गया है कि y अक्ष का समांतर। तो इसका सटीक और सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ए, y अक्ष का समांतर। नंबर 7 है कि y -3 बराबर 0। देखिए y -3 बराबर 0, तो आप सबसे पहले इसको बराबर कीजिए, y बराबर 0 + 3, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब y का मान जब ये 3 होगा, तो ये भी पूछ रहा है कि किस आलेख में, अच्छा इसका आलेख क्या होगा, तो भाई आलेख हो जाएगा इसका भी वही, एक्स वाई लेंगे, y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। y का मान क्या है, प्लस में है, तो प्लस की तरफ चलेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे दिया गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं,
ऐसे लिख लेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वाई अक्ष का, ये वाई वाई, इसमें 1 2 3। अब इसका जब रेखा खींचेंगे तो कैसे रेखा खींचेंगे, ऐसे रेखा खींचेंगे, सीधा सीधा रेखा खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का समांतर। अब ढूंढिए तो एक्स अक्ष का समांतर है कहीं पे ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक्स अक्ष के संपाती नहीं भाई, एक्स अक्ष का संपाती कैसे हो जाएगा, जब 0 होगा तब होगा एक्स अक्ष का संपाती। यहाँ पे मान अगर 3 दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर, यहाँ पे वाई अक्ष के संपाती नहीं, एक्स अक्ष के समांतर होगा, हाँ एक्स अक्ष का समांतर होगा, बिल्कुल सही बना के आइएगा। 8 देखते हैं, लिखा है अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे, अगर आलेख समांतर हो तो कितने हल होंगे। आलेख अगर मान लीजिए हम लोग क्या किए हैं, तो ऐसे करके एक आलेख खींचे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें जो मान निकलेगा, हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो उस समय में क्या होता है, तो कभी कभी जो रेखा खींचा जाता है वो समांतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए समांतर एक यहाँ से खींचा गया और दूसरा भी यहीं से खींचा गया, अगर ये इसका समांतर खींचा जाए तो क्या ये आपस में कभी मिलेगा, जब ये समांतर कह रहा है तो कभी नहीं मिलेगा। तो जब कहीं पे ये आपस में मिलेगा ही नहीं तो क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका हल होगा, तो इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि क्या लिखा है, कि एक हल होगा, दो हल होगा, तीन हल होगा, या एक भी नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे पहले कह दिया ना हम, नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा, बात खत्म। अगर आलेख समांतर होगा तो हल कितना होगा, एक भी नहीं होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। लिखा है अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो कितने हल होंगे। तो आलेख जब प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी कहने का मतलब किसी एक जगह पे कट करेगा, जैसे मान लीजिए एक रेखा मैंने ऐसे खींचा था और दूसरा रेखा क्या हो गया, ऐसे करके खींचा गया, तो किसी एक जगह पे पॉइंट किया, तो एक जगह पे अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो इसका कितना हल हो जाएगा, केवल एक हल होगा। कितना हल हो जाएगा, एक हल। तो जब अगर आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो कितना हल हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 10वीं नंबर, 10वीं नंबर क्वेश्चन ये है कि अगर आलेख संपाती होगा, क्या होगा, संपाती होगा तो कितने हल होगा। तो भाई जब संपाती होगा, संपाती कहने का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे ऐसे हम रेखा खींचे थे, तो एक रेखा मैंने ऐसे खींचा, क्या किया, एक रेखा ऐसे खींचा, अब पुनः दूसरा रेखा भी इसी पे चला गया, ठीक है, तो एक दूसरे पे क्या हो गया, संपाती हो गया। यानी रेखा के ऊपर फिर से रेखा खींचना, आलेख के ऊपर फिर से आलेख खींचना। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, तो एक ऐसे करके आलेख खींचा, एक आलेख यहाँ से खींचा था और दूसरा आलेख भी मेरा क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर संपाती हो जाएगा। तो इसका कितना हल होगा, तो संपाती होने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे छुआ है हर जगह पे कट हो जाएगा, हर जगह पे प्रतिच्छेद करेगा। तो एक के ऊपर ही एक है, तो इसका क्या हल हो जाएगा, एक हल होगा, नहीं भाई एक हल नहीं होगा। दो हल होगा, नहीं भाई दो हल भी नहीं होगा। तीन हल, नहीं तीन हल भी नहीं होगा। इसका कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। जब आलेख संपाती होगा तो कितना हल हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। और इसको इससे ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम छोटा सा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई समीकरण है जिसका a1/a2 बराबर होगा b1/c2 और बराबर हो जाएगा c1/c2, अर्थात अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब इसका जो आलेख खींचा जाएगा तो वो आलेख हो जाएगा संपाती आलेख। क्या हो जाएगा, संपाती आलेख। यानी सेम चीज़ उतर जाएगा, जब बराबर इधरे पहले से है तो यहाँ पे सेम उतरेगा, तो जैसे ही सेम सेम वैल्यू सेम सेम मान निकल जाएगा उसका, तो क्या हो जाएगा, रेखा संपाती होगा। अब जैसे ही रेखा संपाती होगा तो इसका अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल या अनेक हल या अनगिनत हल कह सकते हैं। और इसका जो मान हो जाएगा और ये हो जाएगा संगत मान। क्या हो जाएगा, संगत मान। दूसरा नंबर पढ़ते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यदि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो हमको c1 c2 देखने की जरूरत नहीं है। सीधी बात है कि ये जो रेखा बनेगी इसका प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। कौन सा रेखा बनेगा, प्रतिच्छेदी, यानी कि वो एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा और इसका जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा एक हल। कितना हल निकलेगा, एक हल। एक जगह पे प्रतिच्छेद करेगा, एक हल निकलेगा। और इसका जो मान हो जाएगा, क्योंकि मान निकलेगा तो इसका भी मान निकलेगा तो संगत होगा, इसका भी मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और ये तीसरा नंबर है कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है। a1/a2 है, b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका जो रेखा हो जाएगा समांतर हो जाएगा, यानी वो समांतर हो जाएगा, एक दूसरे पे कभी कट नहीं करेगा, एक दूसरे के समांतर चलता जाएगा, समांतर चलता जाएगा। तो इसका कितना हल होगा भाई, तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा।
कहीं पे कटेगा ही नहीं तो हल कहाँ से होगा? और इसका जो मान हो जाएगा, जब माने नहीं निकलेगा तो मान क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा और इसी पे आपका बन जाएगा ऊपर का 8वाँ, 9वाँ और 10वाँ सवाल। बिल्कुल, इतना ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप अगर ये पूरा वीडियो देख लिए हैं, तो यकीन मानिए कि 2 या 3 नंबर का सवाल इसमें से 100% आपको मिल जाएगा और आप 10वीं में अच्छा करेंगे, ये आपसे उम्मीद है।